Everyone, welcome back. So in this video, we will be covering the part 2 of the end of bipolarity chapter. So let's start from where we left last time. So we were discussing the disintegration of USSR. So let's begin. हम देखते हैं कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है अब धीरे धीरे इमर्ज करने लग जाती है। ठीक है, इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज ऑब्वियस एट फर्स्ट। ये समवट ऑफ सरप्राइज की तरह इमर्ज होती है आउटसाइडर्स के लिए भी और साथ साथ में इनसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर से हम बात कर रहे हैं वो लोग जो वेस्ट वर्ल्ड में होते थे और ऑब्जर्व कर रहे थे जो चेंजेस यूएसएसआर के सिस्टम के अंदर आ रहे थे। तो इनसाइडर से हम बात करते हैं जो यूएसएसआर के अंदर लोग उस टाइम पे सिटीजन हुआ करते थे। तो हम साथ साथ में देखते हैं कि काफ़ी सारे रिपब्लिक्स जो थे वो चाहते थे कि वो अपनी सॉवरेनिटी गेन कर ले। कौन से कंट्रीज की हम बात करें यहाँ पे? रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक जिसके अंदर एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया आते हैं, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाकी कुछ और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं उस टाइम पे जो यूएसएसआर को मिला के बनाती थी। One view is that nationalist urgent feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and whether or not the reform had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. तो आज के टाइम पे हम ये गेस वर्क करते हैं, व्हाट इफ टाइप का क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कि जो ये नेशनलिज्म की अर्जेस है या फीलिंग्स है, ये कभी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में यूएसएसआर के अंदर हम देखते कि चाहे वो सिस्टम रिफॉर्म होते या नहीं होते, यूएसएसआर में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग आ रहे हैं और उनको वहाँ इस सिस्टम के अंदर कोई सी भी फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रगल है, हम मानते हैं कि अगर ये रिफॉर्म्स आए भी ना होते तो फिर भी ये स्ट्रगल हमें देखने को मिलती। तो ये क्या है? ये एक व्हाट इफ टाइप का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ठीक है, ये व्हाट इफ क्यों है? क्योंकि देखिए जो साइज और डाइवर्सिटी थी सोवियत यूनियन की वो बढ़ती जा रही थी, इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से लोगों ने सॉवरेनिटी डिमांड करी। और साथ साथ में जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से भी ये जो नेशनलिज्म की जो डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों की टुवर्ड्स जो गवर्नमेंट को, तो वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे इंक्रीज हो गई। आयरॉनिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सबको लगा कि ये जो नेशनलिस्ट अनरेस्ट है मोस्टली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं। बट हम सबसे ज़्यादा क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ इन कंट्रीज़ में अनरेस्ट नहीं आता है। सबसे ज़्यादा किस में आता है? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। बल्कि ये कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि अभी भी यूएसएसआर का पार्ट रहे। ये इनके लिए एकदम समवट सरप्राइजिंग आया था कि यूएसएसआर क्या हो गया, अब डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया। चलिए, और साथ साथ में इन कंट्रीज के अंदर हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि काफी ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी थी। अब ये एक टाइमलाइन दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में हमें आ जाता है, जैसे डेट दे देते हैं और साथ साथ में मंथ दे देंगे और नीचे ऑप्शंस में बता देंगे कि क्या क्या हुआ था, तो आप आइडेंटिफाई करिए। चलिए, ये हमारा कवर हो गया है। So we will be starting a new topic, that is consequences of disintegration. अब इतना बड़ा जो चंक था यूएसएसआर जिसके अंदर 15 रिपब्लिक्स हुई थी, वो क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। तो अब देखिए इतना बड़ा वो था वो, ठीक है, और क्या था, इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रखा था, बाइपोलर हो गया था। हमने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था बाइपोलर का मीनिंग। तो अब इतनी सारी कंट्रीज जो थी वो क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं। तो हम वो देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड के ऊपर। चलिए, अब जो कोलैप्स हुआ सेकेंड वर्ल्ड का यूएसएसआर का, वो समवट सरप्राइजिंग था वर्ल्ड के लिए। ठीक है, और अब इतना बड़ा चंक जब हट जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी देखेंगे। तो इन इन पॉइंट्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ये चीज़ें थी। अब सबसे पहले एंड हो जाती है कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। कोल्ड वॉर वो सिचुएशन होती है जब दो कंट्रीज के बीच में हमेशा टेंशन बनी रहती है कि इनकी वॉर हो सकती है। ठीक है, बट वॉर होती नहीं है, हमेशा बस वो टेंशन वाले एटमोसफेयर क्रिएट होता है। तो अब देखिए जो किन के बीच में कोल्ड वॉर चलती थी, यूएस और यूएसएसआर। अब यूएसएसआर क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो ऑब्वियसली जो कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट क्या था? आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ये था कि यूएसएस बोलता था कि मेरी आइडियोलॉजी सुपीरियर है और यूएसएसआर बोलता था कि मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये भी प्रूव हो गया कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो क्या बना, वो
उसने बीट कर दिया सोशलिस्ट सिस्टम को और वो एक डोमिनेंट फॉर्म की तरह हमें दिखता है। तो ये जो इश्यू था कि कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेटर है, यूएसए की या यूएसएसआर की, तो वो भी क्या हमें दिखता है कि किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेटर थी, यूएसए की। अब साथ साथ में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि मिलिट्री ब्लॉक्स बना रखे थे, ठीक है। अब अगर आपको नहीं याद तो यूएसएसआर का ब्लॉक था वार्सो पैक्ट एंड यूएसए का मिलिट्री अलायंस थी नाटो। तो अब क्या होगा, यूएसएसआर भी खत्म हो गया तो इसका मिलिट्री पैक्ट भी क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं तो हम डिसॉल्व वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो दो ब्लॉक्स थे ये हमेशा आर्म रेस में चलते थे। आर्म रेस बेसिकली होता है कि अगर कंट्री ए है और कंट्री बी, अगर कंट्री ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया आर्म की बेसिस में लाइक वेपन्स वगैरह, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बना, तो कंट्री बी क्या करेगी उसके कंपटीशन के लिए उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी, फिर कंट्री ए क्या करेगी उसका देख के और स्ट्रांग, उसका देख के और स्ट्रांग। तो ये क्या एक तरीके से ये रेस में आ गई कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं तो डेडलीस्ट वेपन बना सकता है। तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। साथ साथ में हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टेंस थी मिलिट्री वर्क्स की वो भी क्या आ जाती है, एंड आ जाता है। और ये जो आर्म रेस थी वो भी क्या हो गई, एंड हो गई, क्योंकि जो कंट्री बी थी जिसकी जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो भी क्या हो गई, ये डिसइंटीग्रेट हो गई। तो इस वजह से एक पॉसिबिलिटी आ गई वर्ल्ड के अंदर कि हमें एक न्यू पीस मिल सकता है, ठीक है। इट वॉज अ पॉसिबिलिटी। अब हम साथ साथ में देखते हैं पावर रिलेशंस चेंज हो गए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पावर रिलेशन कैसे चेंज हो सकते हैं, देखिए दो टाइप की कंट्रीज थी उस टाइम पे, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। तो लोग अपने हिसाब से किसी को, कभी कोई यूएसए को ज्वाइन करता था, कोई यूएसएसआर को ज्वाइन करता था। तो अब क्या हुआ, एक कंट्री पूरी वैनिश हो गई है, खत्म हो गई है, तो पावर रिलेशंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हुए, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, अपनी कंट्री को प्रोटेक्टेड फील कराना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, मोस्टली जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं उनके साथ अलायंसेस फॉर्म करते हैं। तो मोस्टली जितनी भी कंट्रीज जो डिसइंटीग्रेट होकर नई नई निकल के आएंगी वो क्या करेंगे, अपने आप को यूएसए के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं पावर रिलेशंस चेंज होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग के टाइम में हमने बात करी थी कि जब डिसेंट, हमारा जो ये चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की बात करता है। बाइपोलैरिटी क्या होती है, जब दो हिस्सों में वर्ल्ड डिवाइड हो जाता है, तब जो एक हिस्सा था वो क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बचती है, कि या तो जो रिमेनिंग सुपर पावर है वो डोमिनेंट रहेगी और यूनिपोलर सिस्टम फॉर्म करेगी, यानी कि वही अकेली पावर रहेगी और किसी और को सेकेंड नंबर पे आने ही नहीं देगी। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम कंबाइन करेंगे और एक मल्टीपोलर सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी पावर डोमिनेट नहीं होगी, सारे इक्वली होंगे और सारे इजीली हैंडल करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उन्होंने किस तरीके से एक्ट करना है। अब बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनल। तो अब पहले कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे लोग, कम्युनिज्म नहीं तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो होती थी। बट अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसकी कोई आइडियोलॉजी फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो अब ऑटोमेटिकली कौन सी डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम आ गया है हमारे वर्ल्ड में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि सारे क्या करते हैं, अपने सिस्टम को चेंज करके कैपिटलिस्ट सिस्टम में बिल्ड कर देते हैं। क्योंकि अब वो क्या करेंगे, सारे रिलेशन फॉर्म करना चाहते हैं यूएसए के साथ, और यूएसए उन्हीं कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना प्रेफर करेगा जो कि कैपिटलिस्ट है उसकी तरह, ठीक है। चलो अब जो धीरे धीरे हम देखते हैं डेमोक्रेसी जो है वो एक, डेमोक्रेसी हमारी इमर्ज होती है बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ पॉलिटिकल लाइफ, क्योंकि जो दूसरा सिस्टम था वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। हमें पता लग गया कि वो इतना बेटर नहीं था जितना हम उसको सोचते थे। चलिए द इमर्ज ऑफ द end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. All these countries has their own independence and aspiration चॉइसेस। अब देखिए सोवियत यूनियन के अंदर कितने रिपब्लिक थे, 15 रिपब्लिक थे। अब वो सारी क्या हो गई हैं, डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई है। जब वो डिसइंटीग्रेट हो गई हैं तो हम देखते हैं कि
काफ़ी सारी न्यू कंट्रीज़ क्या इमर्ज होंगी। अब ये जब न्यू कंट्रीज़ इमर्ज होंगी तो इन सब की खुद की इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन होगी, उनकी खुद की चॉइसेस होगी कि अब वो किस तरीके से अपनी कंट्री को चलाना चाहते हैं, क्या वो पॉलिसीज़ लाना चाहते हैं, किस वे में वो फंक्शन करेंगे। ठीक है, स्पेशली जो बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करती हैं और उसके बाद वो बाद में नाटो का पार्ट बन जाता है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो अपना एडवांटेज लेती है, क्यों, क्योंकि जोग्राफिकली लोकेशन देखी जाए उनकी तो सबसे ज्यादा पास किसके साथ है, वो रशिया के साथ है, तो उसके साथ भी क्लोज रिलेशंस बनाते हैं और साथ साथ में वो जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करके रखते हैं कि अगर हमें कभी नीड हो तो हमारी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारे न्यू प्लेयर इमर्ज होते हैं और हर एक प्लेयर की खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद का इंटरेस्ट होता है और खुद का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टी से होके निकलते हैं। क्योंकि देखिए ये पूरा अपना सिस्टम चेंज करके एक न्यू सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, तो जब भी एक न्यू सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज झेली जाएंगी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम इकोनॉमिकली भी चेंज करना है, क्योंकि अब ये कैपिटलिस्ट कंट्री बनेगी। पॉलिटिकली डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि अब ये क्या लाएंगे अपने कंट्रीज के अंदर, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, पूरा एक प्रोसेस होगा जिससे अगर आप पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट है ऑलरेडी तो आपको पता होगा। चलिए अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइन। अब शॉक थेरेपी अगर मैं थोड़ा आप सुन रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये कंट्री क्या करेंगी, अपना सिस्टम चेंज करेंगी। यूएसएसआर का जो कंट्री सिस्टम फॉलो करती थी अब वो सिस्टम को चेंज करके कौन सा सिस्टम लाएंगी, यूएसए का। ठीक है, तो अब ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।